डॉक्टर रजनी मीना। आज की ये कक्षा बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं इसका अधिकार क्षेत्र। भारतीय संविधान द्वारा भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, जिसके शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान का संगठन निम्न प्रकार है। पहला है न्यायाधीशों की संख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत एक मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश विद्यमान थे। 2008-9 में संसद ने एक विधेयक पारित कर न्यायाधीशों की संख्या 31 कर दी और वर्तमान में जजों की संख्या बढ़ाकर 31 से 34 कर दी गई है। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या 34 है। न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के संबंध में 1978 से एक परंपरा अपनाई गई, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा इस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाएगा। और विधि आयोग ने भी अपनी 80वीं रिपोर्ट में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में वरिष्ठता के सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। तीसरा है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेते हैं और राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के आधार पर ही की जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से लिखित परामर्श प्राप्त करेंगे तथा इस परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देंगे। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने अपने सर्वसम्मत निर्णय में कहा कि वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह को एक मत से और लिखित रूप में सिफारिश करनी चाहिए। जब तक न्यायाधीशों के समूह की राय मुख्य न्यायाधीश के विचार से मेल नहीं खाए, तब तक मुख्य न्यायाधीश द्वारा कोई सिफारिश नहीं की जानी चाहिए। न्यायाधीशों की योग्यता निम्न प्रकार है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो और राष्ट्रपति की दृष्टि में वह विख्यात विधिवेत्ता हो। कार्यकाल और महाभियोग। संविधान के अनुच्छेद 124(2) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है और महाभियोग के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 65 वर्ष से पूर्व भी हटाया जा सकता है। इस अवस्था से पूर्व हटाने के लिए कदाचार और अक्षमता का आधार होना आवश्यक है। इस प्रकार के महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार संसद को है। कार्यविधि चाहे जो भी हो, लेकिन संसद के दोनों सदनों से अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत से प्रस्ताव पारित करना होगा और वह प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। उसके बाद ही राष्ट्रपति उस न्यायाधीश की पदच्युति का आदेश जारी करेगा। न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव एक ही सत्र में स्वीकार होना चाहिए तथा न्यायाधीश को अपने पक्ष में समर्थन तथा उसकी पैरवी का पूरा अवसर प्रदान किया जाएगा। उन्मुक्तियां। संसद द्वारा महाअभियोग के अलावा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण पर विचार नहीं किया जा सकता। वेतन भत्ते और सेवा शर्तें। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 है तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 है और ये है वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भार होते हैं। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले है मौलिक अधिकार क्षेत्र। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उन केसों को सुनती है अथवा तय करती है जो केंद्र एवं राज्यों की सरकारों के मध्य हो या फिर राज्यों की सरकारों के मध्य विवाद हो या केंद्र व कुछ राज्यों के एवं कुछ राज्यों के मध्य विवाद हो। अपील संबंधी क्षेत्राधिकार
उच्च न्यायालय के निर्णयों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और जैसे दीवानी, फौजदारी या फिर अन्य मुकदमे इसके अंतर्गत आते हैं। इन मुकदमों को सुनने से पूर्व सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय को अनुमति देती है। परामर्श संबंधी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। परामर्श संबंधी क्षेत्र भी उच्चतम न्यायालय का मौलिक अधिकार क्षेत्र है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 143(1) में राष्ट्रपति किसी कानूनी मामले को या सार्वजनिक महत्व के किसी भी तथ्य को उच्चतम न्यायालय में भेज सकते हैं। उच्चतम न्यायालय परामर्श दे सकती है अथवा इनकार कर सकती है। राष्ट्रपति को परामर्श मानने की बाध्यता नहीं है, किंतु सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के महत्व के कारण राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए हुए परामर्श को अधिकतर मान ही लेते हैं। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार के बाद है रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। रिट संबंधी क्षेत्राधिकार में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, उत्प्रेषण लेख अथवा अधिकार पर्चा आदि जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय, इस न्यायालय के अभिलेख साक्ष्य के रूप में सब जगह तथा साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय की अवमानना पर दंड दिया जा सकता है और संविधान की व्याख्या एवं सुरक्षा का कार्य भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ये कार्य उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। ऐसा कोई भी कार्य जो संविधान सम्मत नहीं है उसे उच्चतम न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है और न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के मूल ढांचे से संगतता नहीं रखता है। अर्थात ऐसा कोई भी कार्य जो सरकार के द्वारा किया जाता है जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। न्यायिक सक्रियता की भूमिका। न्यायिक सक्रियता की भूमिका के अंतर्गत व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका अपने कर्तव्यों के निर्वहन में जब शिथिल हो जाती है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई जाती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा संज्ञान इत्यादि के माध्यम से कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका को निर्देश दिए जा सकते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा शक्तिशाली बनाया गया है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के दायरे में रहकर ही कार्य करता है और उच्चतम न्यायालय जनहित याचिका के निस्तारण के माध्यम से भी जनता को पूर्ण न्याय प्रदान करने का प्रयास करता है। अतः कहा जा सकता है कि भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थिति बहुत शक्तिशाली है। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।